हुआ है ना? स्टार्ट हुआ सर रिकॉर्डिंग हाँ इट सर। इज? ओके सर, ठीक है, ठीक है, चलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा देखो, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ कंप्लायंस में बात हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल लॉ बोलो या लेबर लॉ कंप्लायंस, जो भी बोलो आप, सीए में इंटरमीडिएट एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव में एसबीईसीसी मतलब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, ये सब्जेक्ट के अंदर हम लोग नॉर्मली ये बातचीत आजकल कर रहे हैं। बाकी इन सिंपल लेबर लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है। तो लास्ट फ्यू क्लासेस में अगर आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले क्लास में तो हम लोग पूरा आपको लेबर लॉ का पूरा ओवरव्यू दिया था, मतलब लेबर लॉ के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक इंटरनेशनल सिनारियों पे भी आप लोगों ने देखा था कि लेबर लॉ क्यों, क्या है, क्यों है, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस ही है। ईच एंड एवरी मैटर में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स जानकारी लिए। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ लेबर लॉ मिस किए तो ज़रूर मैं बोलूँगा एक बार ज़रूर करें, बिकॉज आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा सर वहाँ से। एंड सेकेंड थिंग, हम लोगों ने धीरे धीरे फिर कुछ लॉ पढ़ना चालू किए डिटेल्स में, जैसे कि आई होप आप लोगों को याद होगा, जैसे कि आप लोगों ने क्या क्या लॉ पढ़े सर। फैक्ट्रीज एक्ट, हाँ सर, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फिर हम लोगों ने पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट। तो इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट लॉ आप लोगों ने लास्ट फ्यू क्लासेस में, एक ओवरव्यू क्लास में आपने बहुत सारा लॉ एक साथ भी देखा था। फिर हम लोग थोड़ा स्पेशलाइज्ड कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट को पढ़ा। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या थोड़ा बहुत कर चुके हैं लेबर लॉ कंप्लायंस में। पहले तो ओवरव्यू में सारा लॉ ही ऑलमोस्ट कवर किए थे, बट जब थोड़ा सा डेप्थ में बात हो रहा है, इसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बात हुआ, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में बात हुआ, ठीक है। आज मैं थोड़ा वेजेस से हट रहा हूँ, बाद में पेमेंट ऑफ वेजेस वगैरह में बात करूंगा, या इक्वल रेमुनरेशन में बात करूंगा, ये सब वेजेस रिलेटेड है। आज थोड़ा सा मैं हट के एक दूसरे लॉ में जा रहा हूँ सर। हाँ, और लॉ का नाम है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। सर ये ग्रेचुइटी सब सुना तो होगा आप लोगों ने, जो लोग जॉब फील्ड में हो वो लोग तो सुनते ही हैं, जिनकी फैमिली सैलरीड बेसिस में होता है, ठीक है, जिनकी फैमिली में सैलरी कॉन्सेप्ट चलता है, उनके फैमिलीज में ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है ना सर, ग्रेचुइटी। स्पेशली रिटायरमेंट एज पे जब भी कोई होते हैं तो उसमें ये ग्रेचुइटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। सो मैं आपके साथ वही ग्रेचुइटी के बारे में बात करूंगा। जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं तो उनको ग्रेचुइटी मिलता है सर। ग्रेचुइटी, স্যার এটা তো স্যার এই हाँ बोलो। গ্র্যাচুইটিটা তো স্যার ওই বলে যে জব চাকরি করা দেয় একটা সুনাম প্রাপ্য কিছু একটা এরকম বোঝায় না? हाँ सर, दिस ग्रेचुइटी कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्रेट्यूटस, ठीक है, ग्रेट्यूटस से आया है सर। मतलब इतना दिन आप कंपनी के लिए काम करते हो तो कंपनी आपको खुशी होके भी बोल सकते हो, या फिर उनका इतना दिन मेहनत करने का, कंपनी को समय देने का कुछ तो मिलना चाहिए ना, एक ग्रेट्यूटस गिफ्ट, गिफ्ट नहीं बोल सकते इसको एग्जैक्टली, बट इट्स अ ग्रेट्यूटस अमाउंट जो एक एम्प्लॉय को मिलता है कंपनी की तरफ से। सो सर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 हमें ये बताएगा आज कि किसको ग्रेचुइटी मिलता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है, इसका डिटेल्स जानकारी मिलेगा। ऐसे ग्रेचुइटी एक्ट 1972 ग्रेचुइटी कैलकुलेशन, स्पेशली जो लोग इनकम टैक्स क्लास कर चुके हो, सैलरी, अगर आप लोग इनकम टैक्स में सैलरी सैलरी मेरे पास अभी कर चुके हो, अगर नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा एक बार क्लास लेके मेरे से। सर सैलरी चैप्टर के अंदर हम लोग ग्रेचुइटी का डिस्कशंस करते हैं, काफ़ी डिटेल्स में करते हैं, बट वहाँ पर हम लोगों का पर्पस ये होता है कि ग्रेचुइटी टैक्सेबल होता है कि नहीं होता, ग्रेचुइटी टैक्सेबल होता है कि नहीं होता, इसका जानकारी वहाँ पर लेते हैं हम लोग। अभी टैक्सेबल कॉन्सेप्ट में बातचीत नहीं करेंगे। ऐसे ग्रेचुइटी टैक्सेबल होता है सर, बट उस टैक्सेबल होने के पीछे अलग प्रोविजंस काम करते हैं, बट हाँ ग्रेचुइटी एक्ट के हिसाब से ही होता है। जो कुछ भी कैलकुलेशन होता है उसमें ग्रेचुइटी एक्ट का हिसाब किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस तो बताऊंगा ही जो ग्रेचुइटी एक्ट 1972 को बनाता है, साथ में मैं आपको ग्रेचुइटी कैलकुलेशंस करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में बहुत सारा चीज़ तो बताना ही है, साथ में मैं आपको ग्रेचुइटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बताऊंगा कि कंपनी किस तरह से ग्रेचुइटी कैलकुलेशन करते हैं।
उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट या लॉजिक है वो भी बताऊंगा। और मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या है सर, सर आजकल तो आप लोग जानते हो जैसे ईएमआई कैलकुलेटर वगैरह, आजकल हर चीज़ का सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर बना दिया। आप ऑनलाइन में सर्च करोगे ना ग्रेचुइटी कैलकुलेटर, आपको दिख जाता है। बेसिकली जैसे ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट में आप देखोगे ना, यहाँ पर मुझे मिला, और भी काफ़ी सारे कंपनी में मिल रहा था। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। मानो कि कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने जिसका एम्प्लॉयमेंट पीरियड करेंट एम्प्लॉयर के पास है 5 साल 4 महीना, ठीक है, 5 years 4 months, कम से कम 5 साल का होना चाहिए सर मिनिमम, तभी आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल बनते हो। नाउ पॉइंट इज दैट मंथली बेसिक सैलरी है इनका 50,000, ठीक है, प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए 50,000। नाउ पॉइंट इज दैट अगर 50,000 है तो इनको कितना ग्रेचुइटी मिलेगा, ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर अगर टर्मिनेशन ऑफ जॉब के बाद कितना ग्रेचुइटी इनको मिलना चाहिए, तो 1,44,230 इतना ग्रेचुइटी उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके आज की डेट में काफ़ी इजीली हो जाता है, लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। अच्छा, इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं सर, 50,000 की जगह इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 80,000 कर देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कमीशन है तो उसको भी पुट कर सकते हो, ठीक है, जो मंथली कमीशन होता है सेल्स के बेसिस में, उसे भी सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ग्रेचुइटी इन टूडेज वर्ल्ड थ्रू सॉफ्टवेयर वेरी इजीली। बट ये सॉफ्टवेयर जो भी है इसके पीछे कुछ लॉजिक काम करता है, ठीक है। तो ये क्या लॉजिक या कैलकुलेशन या क्या फॉर्मूला काम करते हैं इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो ओवरऑल ग्रेचुइटी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बस आप लोगों का पेशेंस और पढ़ने का इच्छा ये दोनों चाहिए। बस आगे आगे ग्रेचुइटी के बारे में काफ़ी नॉलेज आप लोग गैदर कर लोगे, बस नॉलेज गैदर करते रहो, और क्या चाहिए। अच्छा बता, समझ में आ गया सर, इतना बता दो मुझे, मतलब क्या पढ़ेंगे इतना तो समझ में आया। बस इतना ही जानना था। अब चलो शुरू होते हैं। रेलगाड़ी धीरे धीरे स्पीड लेगा, हाँ, नॉर्मल इंडियन एक्सप्रेस ट्रेन पहले धीमा चलता है फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हैं, तो हम लोग भी कुछ ऐसा ही चलेंगे। गैलोपिंग नहीं होंगे जो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेता है, ऐसा नहीं करना। अच्छा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, इसके बारे में मैं आपको कुछ पहले समरी बताता हूँ, सुन लो सर, पहले समरी सुन लो फिर डिटेल सुनेंगे। सर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 इज एन इंडियन लॉ that makes certain industries pay a one time gratuity to retired employees। नॉर्मली यही है, ठीक है, रिटायर्ड एम्प्लॉइज को एक वन टाइम ग्रेचुइटस सर्विस इतना दिन दिया इसके चलते मिलता है। द लॉ अप्लाइज टू रेलवेज, पोर्ट्स, फैक्ट्रीज, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशंस, माइंस एंड शॉप्स, ऐसे जगह में ये लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। ग्रेचुइटी इज अ 15 days wages फॉर एवरी ईयर ऑफ एम्प्लॉय सर्विस और partial ईयर ऑफ 6 months, ठीक है, मतलब एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड partial ईयर ऑफ 6 months, मतलब एक्सेस ऑफ 6 months। ये आपको मैं फॉर्मूला जब समझाऊंगा तब मैं आपको बताता हूँ कि 15 दिन का वेजेस का क्या केस है, ठीक है, मतलब बेसिकली मंथली 15 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। एक केस होता है जब 26 दिन के ओवरऑल मंथ को 26 डेज माना जाता है, एक केस में 30 दिन माना जाता है, और एक एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का एक हिसाब लिया जाता है कि भाई कितना दिन काम किया है उसके हिसाब से। आपको चलो दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअली फॉर्मूला का एक कॉन्सेप्ट है। द ग्रेचुइटी इज 15 डेज वेजेस फॉर एवरी ईयर ऑफ एम्प्लॉय सर्विस और partial ईयर ऑफ ओवर 6 months, ठीक है। तो कितना partial ईयर 6 महीने से ज्यादा उस साल में काम किया है वो साल को काउंट करते हैं। तो मैं वो चीज़ आपको जब कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो ग्रेचुइटी कैलकुलेशन फॉर्मूला में मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये फार्मूला यूज हुआ है सर, ये एक एम्प्लॉयज के जो कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी है उनका एक कैलकुलेशन है, जिनका सैलरी 40,000 का है और XYZ ऑर्गेनाइजेशंस पे काम किया है, और जो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर नहीं होता बट उन्हें भी ग्रेचुइटी मिलता है, बट कैलकुलेशन टेक्निक थोड़ा बदल जाते हैं। सो 40,000 कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 ईयर्स के लिए 40,000 के लिए, मतलब 40,000 सैलरी है, 15/26 मतलब टोटल 26 दिन वर्किंग माना गया, उसमें 15 दिन के हिसाब से ग्रेचुइटी कैलकुलेट किया गया, ठीक है। इसका मैं डिटेल्स आगे आगे आता हूँ सर, ठीक है, मैं अभी फार्मूला पे नहीं आना चाहता, इसलिए मैं आपको फार्मूला का जस्ट एक बार दिखाया कि ये जो बात यहाँ पर कहा है ना, ये जो भी मैं आपको अभी बोला कि ग्रेचुइटी इज अ 15 डेज वेजेस फॉर एवरी ईयर ऑफ एम्प्लॉय सर्विस और partial ईयर ऑफ ओवर 6 months, ये आपको अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा। इंडिया
ग्रेचुइटी इज अ टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ये एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये बात आप लोग जब सैलरी चैप्टर मेरे पास करोगे ना, यहाँ पर कर रहे हो आजकल, ठीक है, घर पे सैलरी क्लास बहुत लोगों ने लिया, अगर घर पे भी कर रहे हो ना तो सैलरी चैप्टर में आप देखिएगा ये रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में बहुत बात करते हैं। हाँ सर, यार याद है कि नहीं है रिटायरमेंट बेनिफिट? जो लोग सैलरी कर चुके हो या फिर सैलरी कर रहे हो आजकल, आप लोग सुन देखना, रिटायरमेंट बेनिफिट का बात बहुत बार क्लास के अंदर होता है सैलरी चैप्टर में, इनकम टैक्स में, ठीक है। तो ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो सैलरीड पर्सन को नॉर्मली मिलता है। इसका काफी सारा रूल्स रेगुलेशंस है जो ग्रेचुइटी के अंदर सैलरी चैप्टर में समझा जाता है टैक्स के लिए। तो gratuity is a type of retirement benefit. It is a payment made with the intent of monetarily helping an employee. Monetarily helping an employee, जो कर्मचारी हैं उनको monetary benefit दिया जाता है after his or her retirement. It was held by the Supreme Court of India in Indian Hume Pipe Company Limited versus its workmen. ऐसे और भी काफी सारा केसेस है, ये one of the cases है that the general principle underlying a gratuity scheme is that by service over a long period of, तो जब कोई एम्प्लॉय काफी दिनों तक किसी कंपनी में सर्विस देता है, द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू क्लेम अ सर्टेन अमाउंट एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 21 अगस्त 1972। ओके, डेट याद रखिएगा। एंड इसको इफेक्ट में लाया गया 16 सितंबर 1970 से, मतलब अगस्त में एक्ट पास हुआ और सितंबर से एक्ट चालू भी हो गया। सर इसका एप्लीकेशन एरिया और इसका एक्सटेंड एरिया क्या है? That applies to all factory, mines, oil field, plantations, ports, railways, companies. But in the case of shops and establishment के केस में थोड़ा देखा जाता है, other than those stated before, it applies to those organizations normally जहां पर 10 या उससे ज्यादा पर्सन काम करते हैं, employed on any day of the preceding 12 months, जहां पर मतलब पिछला 12 महीने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस पे जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ग्रेचुइटी मस्ट है सर। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉल बिलो 10, द एम्प्लॉयर मस्ट स्टिल पे ग्रेचुइटीज, thus no employer will be able to refuse gratuity under this act or by reducing the number of employees। मतलब अगर आप एक बार 10 क्रॉस कर जाते हो ना, इसका मतलब यही है कि आप ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर आ जाते हो। समझ में आ रहा है ना सर? आप एक बार 10 एम्प्लॉय क्रॉस कर जाते हो मतलब आप ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर आ जाते हो और आपको अभी ग्रेचुइटी पे करना होगा। 10 इसीलिए बोला है, नो एम्प्लॉय विल बी एबल टू रिफ्यूज ग्रेचुइटी अंडर दिस एक्ट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। द एक्ट डज नॉट अप्लाइज टू अप्रेंटिस, मतलब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं होता, एंड पर्सन हु होल्ड सिविल पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सिविल सर्विस पोस्ट में काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे और स्टेट गवर्नमेंट पे, और सब्जेक्ट टू एनी अदर एक्ट और रूल अंडर दिस एक्ट, मतलब जो थोड़ा हायर अथॉरिटी में है उनके लिए ये ग्रेचुइटी वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, एलिजिबिलिटी एंड कैलकुलेशंस जो मैं आपको बताने वाला हूं सर, पहले एलिजिबिलिटी देख लो। अंडर सेक्शन 4 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी इज मैंडेटरी। सेक्शन 4 ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के हिसाब से ग्रेचुइटी पेमेंट करना मैंडेटरी है। ग्रेचुइटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 years। कम से कम 5 साल अगर आप नौकरी करते हो इन ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप 5 साल लगातार नौकरी करते हो, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक, आप ग्रेचुइटी का हकदार हो। टर्मिनेशन कैन बी ड्यू टू सुपर एनुएशन, मतलब रिटायरमेंट या पेंशन के लिए, रेजिग्नेशन दे दिया वो भी हो सकता है, एंड डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज। एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, द कंप्लीशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 years, ये जो 5 साल का कंटिन्यूएशन है के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो। कंटिन्यूएशन ऑफ 5 साल इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू डेथ। सर किसी का अगर 5 साल के पहले डेथ हो जाता है या फिर डिसेबलमेंट हो जाते हैं तो फिर उनके लिए ये जो 5 साल मिनिमम जॉब करना है, कंटिन्यूएशन है, वो नहीं चाहिए। इन सच ए केस मैंडेटरी ग्रेचुइटी इज पेबल, फिर भी आपको ग्रेचुइटी दिया जाएगा। ठीक है, डेथ का मैटर है सर, ऐसा बात नहीं करना चाहिए। द अनपेड ग्रेचुइटी अमाउंट इज सीज बाय गवर्नमेंट। जो ग्रेचुइटी अमाउंट पेमेंट नहीं होगा वो गवर्नमेंट सीज कर लेगा। किससे? जो कंपनी या एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं करेगा। which is further used in holiday, vacations, parties and other fun related activities। ठीक है, तो किसी भी दूसरे पर्पस में इसको यूज किया जाएगा। सर ग्रेचुइटी इज पेड एट अ रेट ऑफ 15 days wages for every completed year of service or part thereof in excess of 6 months। the wages here means wage last drawn by employee। wage का मतलब है ये चीज, अगर ये जो बात है ना सर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए प्लीज आप सभी का इनकम टैक्स है आई नो, और प्लीज आप लोग इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर में ग्रेचुइटी जहां पर भी मैंने करवाया
ठीक है। इनकम टैक्स सैलरी चैप्टर में जहां पर मैंने सैलरी करवाया, अब प्लीज वो जगह गो थ्रू करें। आपको ये 15 दिन 15 days ऑफ वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months का क्या स्टोरी है, क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, आप मेरे को बोलो अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं ग्रेजुएटी किस क्लास में है मैं आपको बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली टॉप पहला 2-3 क्लास 3-4 क्लास के अंदर ही आपको मिलेगा सैलरी का, जहां पर मैंने ग्रेजुएटी को डिस्कस किया और वहां पर आपको ये 15 days ऑफ वेजेस 15 days वेजेस एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 months, इसका क्या कॉन्सेप्ट है आपको काफी क्लियर समझ में आएगा, बिकॉज वहां पर काफी कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर 15 days wages will be calculated by dividing the last run wages by 26 and multiplying the result with 15, but under section 4 subsection 3 एक बात याद रखिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो पहले 10 लाख हुआ करता था, मैक्सिमम ग्रेचुइटी दैट इज पेएबल इज फिक्स्ड एट ₹20 लाख। पहले ये 10 लाख था, ठीक है, बाद में ये 2-3 साल हो गया 20 लाख आगे। ठीक है, मैक्सिमम ग्रेचुइटी 20 लाख तक जा सकता है। एनी ग्रेचुइटी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ 20 लाख इज टैक्सेबल इन द एम्प्लॉइज हैंड। अगर किसी को भी 20 लाख से ज्यादा ग्रेचुइटी मिल जाता है, वो एम्प्लॉय के हाथ में, मतलब जिनको मिलेगा उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? बता दो सर, यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो फिर आगे और डिटेल जानकारी लेंगे, बिकॉज हमें कंप्लायंस रिलेटेड और भी मैटर, सेक्शन रिलेटेड और भी मैटर जानना है। बोलो सर बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे क्या मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों से? यस सर। अच्छा ओके सर। यस सर। सर ग्रेचुइटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो भी आपको मैंने अभी दिखाया, ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके मैं आपको चलो दिखाता हूँ। ठीक है, और मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी ऑनलाइन में भी दिखा दूंगा कि किस तरह से ग्रेचुइटी वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। The gratuity calculator will calculate the estimated gratuity amount based on gratuity calculation formula. The calculation the gratuity amount you would need to input the basic last drawn salary and tenure of the current service with the organization. सिंपल बात है, लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या था आपका, बेसिक सैलरी, और कितना दिन आप करंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम किए हो, ये इंपॉर्टेंट है। योर फाइनल ड्रॉन सैलरी विल एक्यूमुलेट योर प्राइमरी सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस और कुछ कमीशन मंथली वगैरह यू वुड हैव रिसीव्ड थ्रू दी सेल्स। ठीक है, जो सेल्स करके अगर आपको कुछ कमीशन मिला है तो कमीशन लिया जाएगा, मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी लिया जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन के तौर पे लास्ट ड्रॉन सैलरी लिया जाता है, अलाउंस डीए लिया जाता है और सेल कमीशन लिया जाता है, मंथली सेल्स कमीशन अगर कुछ भी है वो लिया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। ग्रेचुइटी रूल से दैट देयर आर 2 मेन कैटेगरीज टू डिटरमाइन द कैलकुलेशंस। वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक होता है, मैं आपको पहले ही बोला कि जो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस कवर्ड नहीं होता, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द एक्ट, मतलब ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है ऐसे एम्प्लॉय भी है, और सेकंड एम्प्लॉइज हु आर नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट, दोनों के लिए ग्रेचुइटी कॉन्सेप्ट है सर। ठीक है, लेकिन अगर कवर्ड अंडर है तो क्या है एक्चुअली, ये सब टैक्स में आपको ज्यादा और समझ में आएगा कि कवर्ड होने से क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, और नॉट कवर्ड होने से क्या बेनिफिट और क्या डिसएडवांटेज है, दैट इज बेसिकली कनेक्टेड विद इनकम टैक्स। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको इनकम टैक्स में बात नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे आपको ग्रेचुइटी लॉ बताना है। ठीक है, इनकम टैक्स के लिए आपको मैं सैलरी का जो इनकम टैक्स चैप्टर है वो बार बार बोल रहा हूँ तब से, वो वाला क्लास आप जरूर देखें, आपको सैलरी का ग्रेचुइटी के साथ क्या कनेक्शन है और कहाँ कितना एडवांटेज डिसएडवांटेज है आपको वहां पर कैलकुलेशन करके समझाया गया है। So for employees covered under the act, the gratuity calculation formula that you can use to calculate the gratuity equals to n into b into 15/26। मैं समझाता हूँ कि n into b 15/26 क्या है। n मतलब 15 days average जो नंबर है, n denotes the tenure of service an employee has completed in the organizations। ठीक है, मतलब कितना साल वो कंपनी में, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स काम करता है। n equals to नंबर ऑफ ईयर, कितना दिन तक वो ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा है। तो n denotes the tenure of service of an employee has completed in organizations and b denotes that last on salary plus dearness allowance, या फिर कुछ सेल्स वगैरह है तो। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल के तौर पे ये वाला लो, ठीक है, यू हैव वर्कड विद एन XYZ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए टोटल ऑफ 15 ईयर्स। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे 15 साल काम करते हो तो आपको कितना ग्रेचुइटी मिलेगा? कंसिडर योर लास्ट बेसिक सैलरी। आपको देखना होगा कि आपने लास्ट बेसिक सैलरी कितना उठाया। ठीक है, आप लास्ट बेसिक सैलरी कितना उठाया इंक्लूडिंग डीए। ठीक है, तो यहाँ पर हिसाब के लिए दिया गया है सर आपने लास्ट बेसिक सैलरी 40,000 उठाया, सो देयरफॉर आपका ग्रेचुइटी हो जाएगा 15, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, 15 साल 40,000 करके, और जो रूल मैं आपको तब से समझा रहा हूँ 15/26, मतलब 15 दिन एक महीने के हिसाब से, और 26 मतलब 26 वर्किंग डेज।
ठीक है, तो आपका ग्रेचुइटी हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हो आप, 3,46,153। जब आप रिटायरमेंट करोगे तो आपके हाथ में इतना अमाउंट कंपनी की तरफ से ग्रेचुइटी मिलेगा। ठीक है, बाकी बार बार बोल रहा हूँ, सैलरी चैप्टर फॉलो करें, ग्रेचुइटी वाला, ग्रेचुइटी पेंशन लगातार किया गया है रिटायरमेंट बेनिफिट में, वहां पर आपको काफी अच्छे से और कैलकुलेशन समझ में आएगा। बट बाकी यहाँ पर नॉर्मली कैलकुलेशन आप समझ सकते हो। 2 points are must be noted that according to the gratuity act, the gratuity amount cannot be more than 20 lakhs. Okay, the excess gratuity amount will be considered as ex gratia, that is taxable हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। While calculating the tenure of service, if you have completed more than 6 months from your previous date, if you have completed more than 6 months from your previous date of joining, then it is considered a completed year for the calculation of gratuity. So for example, if you have worked for 15 years and 7 months, you will be received the gratuity amount for 16 years. समझ में आया? ये जो तब से मैं रूल करे जा रहा हूँ, चिल्लाते जा रहा हूँ, ये जो बार बार आपको मैं बोले जा रहा हूँ कि सर यहाँ पर एक बार आप देख लो, जस्ट अ सेकंड, ये जो बार बार 15 डेज वेजेस विल बी कैलकुलेटेड, और ये जो बार बार आपको बोले जा रहा हूँ कि एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, every completed year of service for part thereof in excess of 6 months. Then what is the meaning of this excess 6 months? ये एक्सेस 6 मंथ्स का मतलब है, अगर कोई बंदा 15 साल 6 महीना काम करता है तो उसको 16 साल मान लिया जाएगा। मतलब 6 महीना क्रॉस करते ही, 6 महीने से एक दिन हो जाए, 6 महीना तक 15 साल, 6 महीना एक दिन मतलब 16 साल। समझ में आया बात? If anyone work in an organization for 15 years 6 months, okay, 15 years 6 months, that means इनका कैलकुलेशन होगा 15 years पे। लेकिन अगर ये 6 मंथ से एक्सेस जो भी होगा, एक दिन भी हो जाए, 1 डे एक्स्ट्रा, ठीक है, तो फिर ये 15 नहीं 16 years माना जाएगा। दिस इज द concept of excess of 6 months. If you have worked in a 15 years and 7 months, you will receive the gratuity amount for 16 years. But if you have worked for 15 years and 5 months, then the gratuity will only be counted for 15 years. समझ में आ रहा है ना? हेलो, अरे यस सर। यस सर। एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का ये कॉन्सेप्ट है। सैलरी कैलकुलेशंस में बार बार इसका बात होता है, तो आपको मैं इसीलिए बार बार सैलरी चैप्टर का इनकम टैक्स में बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, अगर कोई एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी नहीं होते तो उनका कैलकुलेशन कैसे होते हैं? Even if the organization is not covered under the gratuity act, the employees would still receive the gratuity amount. Yes, बाकी taxabilities में थोड़ा फर्क होता है, but the number of days will be changed from 26 to 30 days. ठीक है, 26 दिन का जो कैलकुलेशन यहाँ पर हो रहा था, वहां पर 30 दिन का कैलकुलेशन होता है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, मतलब 15 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू वर्किंग टेनियर डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, मतलब 15 साल का टेनियर है, 35,000 का सैलरी है। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इफ यू हैव वर्क फॉर ए कंपनी फॉर 7 years, द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट एंड योर बेसिक सैलरी वाज 35,000। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, 15 दिन को पहले दिया है, दिस इज फॉर डेज, दिस 7 इज फॉर ईयर्स, मतलब कितना दिन आपने काम किया, तो वो 7 डेज 7 ईयर्स इधर आ जाएगा, 7/30। ठीक है, 7 ईयर्स इधर आ जाएगा, वर्किंग टेनियर। ठीक है, लास्ट डन सैलरी इंटू वर्किंग टेनियर डिवाइडेड बाई 30, जो भी आएगा उसको डिवाइडेड बाई 30 करना है। तो 15 इंटू लास्ट डन सैलरी इंटू वर्किंग टेनियर डिवाइडेड बाई 30। तो इस केस में आप देख सकते हो, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस वो वहां पर 26 था, यहाँ पर 30 हो जाएगा, बस, और कुछ फर्क यहाँ पर है नहीं। ठीक है सर, समझ में आया? স্যার ট্যাক্সের থেকে তো এটা নিয়ম আলাদা হয়ে গেল তাহলে। ট্যাক্সে আমরা এই নিয়মটা করেছিলাম, দেখবি এই নিয়মটা ট্যাক্সে করানো। স্যার ট্যাক্সে তো এভারেজ স্যালারি থাকে। এভারেজ স্যালারি তো থাকে, ওখানে 3টে নিয়ম থাকে, লিস্ট অফ দি ফলোইং নিতে হয়, তার মধ্যে এই স্যার একটা এক্সেস ম্যাক্স 20 লাখ, তার মধ্যে একটা হ্যাঁ, অ্যামাউন্ট রিসিভড, আর একটা তো স্যার হাফ ইনটু এভারেজ স্যালারি লাস্ট মান্থ আর কমপ্লিটেড ইয়ার অফ সার্ভিস, ওখানে স্যার ফ্র্যাকশনটাও ইগনোর করা হয়। ফ্র্যাকশনটা ইগনোর করা হয়, ওই কমপ্লিটেড ইয়ার অফ সার্ভিস ওখানে দেখবি একটা নট কভার্ড ক্যালকুলেশনটা যখন করা হয়, একটা কভার্ড ক্যালকুলেশন যখন করা হয়, তখন দেখতে পাবি ওই 26 দিনের ক্যালকুলেশনটা নেওয়া হয়।
একবার খেয়াল করবি কপিটা। হ্যাঁ স্যার, কভার্ডে থাকে, নট কভার্ডে থাকে না। হ্যাঁ নট এখানে कवर्ड, নট কভার্ডের এখানে ফর্মুলাটা আলাদা স্যার ট্যাক্সের থেকে। नॉट कवर्ड, हाँ नॉट कवर्ड का जो फॉर्मूला है वो अलग है, बस यही एक अलग है। बाकी जब आप टैक्स पढ़ोगे ना वहाँ पर आप अलग से थोड़ा सा एक बार देख लेना, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। बाकी आप अगर ग्रेचुइटी कैलकुलेशन आजकल बहुत सिंपल हो गया है, कैलकुलेटर इतना सारा निकल गया, बट आपको जानना चाहिए ना कि क्या क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, तो जो मैं आपको ऑलरेडी एक बार शो कर दिए, ठीक है। बस और कुछ नहीं, ये ग्रेचुइटी कैलकुलेशंस का कुछ तरीका है जो मैं आपको एक बार दिखा दिया। चलो सर अभी लॉ में ध्यान देते हैं, ठीक है। কথা বুঝতে পেরেছিস তো ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। अच्छा चलो फिर अभी हम लोग थोड़ा डिटेल्स बातचीत करेंगे। तो डिटेल्स मतलब अब इतना देर से क्या चल रहा था सर, इतना देर से हम लोग ओवरव्यू ले रहे थे, पूरा एकदम समरी पॉइंट और कुछ पॉइंट से पूरा का पूरा ग्रेचुइटी को एक बार दिल और दिमाग में लेने का कोशिश कर ली है, क्या कहाँ लगता है, क्यों लगता है, क्या रेट है, कहाँ किस तरह से कैलकुलेट होते हैं, एक ओवरऑल फटाफट डिस्कशंस किए। अब थोड़ा डिटेल्स बातचीत करेंगे। सर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, काफी डिटेल्स में चलो। द टर्म ग्रेचुइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्रेट्यूटस। ग्रेचुइटी ग्रेट्यूटस वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड है। Gratuity is the payment made by the employer to the employee at the time of termination of his service, either by retirement on superannuation or resignation or termination of the service. This is a very old age retrial social security benefit. ये बहुत ही पुराना एक social security benefit है, ठीक है, नॉट जस्ट इन यूरोपियन नेशंस बट आल्सो इन इंडिया, ठीक है। जहाँ पर अगर कोई इंसान किसी के घर पे या किसी राज दरबार में सालों साल तक काम करता है, तो उनको एक ग्रेचुइटस पेमेंट करने का सिस्टम पूरा दुनिया भर में बड़े बड़े देशों में डेवलप नेशंस में ये कॉन्सेप्ट था सर। लम सम इज पेबल इन कंसिडरेशन ऑफ द पास्ट सर्विस, लम सम दिया जाता है rendered by the employees. The payment of gratuity will be a relief to the retired employee or to the family members of the employee who dies during his service. क्यों दिया जाता है? किसी के फैमिली मेंबर अगर गुजर जाए, किसी का मौत हो जाए, डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर रिटायरमेंट के बाद उनके पास तो ज़्यादा कुछ काम होगा नहीं, है ना, नॉर्मल तौर पे, तो फिर रिटायरमेंट के बाद इंसान को कुछ तो अमाउंट होना चाहिए ना, जो एक उनके फैमिली के लिए एक रिलीफ देगा, ठीक है, एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ को, ठीक है, एटलीस्ट, या फिर अगर कोई डिपेंडेंट बच्चा है तो उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, ठीक है, कम से कम खाना पीना करने का जो भी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल कर सकते हैं, कुछ ऐसे सोच के एक ग्रेट्यूटस बेनिफिट दिया जाता है। The act was amended from the time to time to carry out the provision of the act. The central government made the payment of gratuity rules 1972, which came into force in effect from 16 September 1972, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक दूसरा केस है, जो केस मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर थोड़ा दूसरा केस है। सुप्रीम कोर्ट इन बरहनपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड, बुरहानपुर या बरहनपुर, आई डोंट नो, ठीक है, बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड वर्सेस बुरहानपुर ताप्ती मिल्स मजदूर संघ, ठीक है, ये केस बना था 1964 में सुप्रीम कोर्ट, इट वाज हेल्ड दैट इट इज अ ग्रेट्यूटस पेमेंट extended to an employee on retirement of discharge in addition to the retrial benefits payable to the employee. इसको लाने के पीछे ऑब्जेक्ट ये था, the act to provide for a scheme for the payment of gratuity to employees engaged in factory, स्पेशली जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लोग माइंस में काम करते हैं, ऑयल फील्ड्स में काम करते हैं, प्लांटेशंस में काम करते हैं, पोर्ट्स, रेलवे कंपनीज में काम करते हैं, शॉप्स और अदर एस्टेब्लिशमेंट काम करते हैं, एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर इन विद इंसिडेंटल देयरटू, जहां पर 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, जहां पर पावर है, ठीक है, अगर पावर नहीं है तो कम से कम 20 लोग काम करना चाहिए, जहां पर पावर जनरेशन यूनिट नहीं है, ठीक है, तो पावर जनरेशन यूनिट जहां है वहां पर 20 लोग काम करेगा तो, और जहां पावर जनरेशन यूनिट है वहां पर 10 लोग काम करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशंस को, वहां पर जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनको ये रिटायरमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। इसका इफेक्ट आना चालू हुआ 16 सितंबर 1972 से। सर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको जानना चाहिए, जो मैं आपको दूसरे लॉ में भी बता के रखा, जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बोला है, सेक्शन 2A डिफाइंस द टर्म अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस establishment belonging to under the control of central government, state government, having branches in more than one state, of a factory belonging to or under the control of central government, of a major port, mine, oil field, railway company, the central government, in any other case the state government, ठीक है, जो आपको मैं हर एक लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ में, या फिर नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल लॉ, इन ईच एंड एवरी लॉ में आपको डेफिनेशंस कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। सेक्शन 2E of the act defines the term employee as any person other than an apprentice, ट्रेनी को नहीं, apprentice मतलब ट्रेनी, who is employed for wages, whether the terms of such employment are expressed or implied in any kind
of work, manual otherwise, or in connection with work of a factory, mine, oil field, plantation, port, railway company, shop और अदर एस्टेब्लिशमेंट। सर ये आप लोग जानते हो, इसको मैं और बाकी एक ही बार, जैसे ये फैक्ट्रीज एक्ट में भी मैंने इस तरह का बात किया था, बस यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट की जगह यहाँ पर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट एक्ट में ये वाला एक्ट आ जाता है, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट, जैसे कि यहाँ पर आपको एक केस देखने को मिलेगा ग्रेचुइटी एक्ट में, mine, oil field, plantation, port, railway company, shop, other establishment to which this act applies but does not include any such person who hold a post under central government or a state government and is governed by any other act। ठीक है, जो मैं आपको पहले भी बोला, ये अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इट वाज हेल्ड दैट टीचर वाज हेल्ड टू बी नॉट एन एम्प्लॉय अंडर द एक्ट। ठीक है, टीचर जो है सर, इनको ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर एम्प्लॉय नहीं माना जाता। द टीचर्स आर क्लियरली नॉट इंटेंडेड टू बी कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, but the Payment of Gratuity Act 2009 has amended the definition of employee, including teachers in educational institution within the purview of the act। सर ये एक स्पेशल फोकस एरिया है, ठीक है। तो पहले टीचर्स को इसके अंदर नहीं लिया जाता था, जो स्कूल कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं उनको पहले, प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का केस था, इनको पहले कॉन्सेप्ट जो था टीचर्स को एम्प्लॉय के कॉन्सेप्ट में नहीं माना जाता था, ठीक है। तो कौन है एम्प्लॉय, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ईच एंड एवरी लॉ का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनने में लग सकता है कि ईच एंड हर डेफिनेशन सेम होगा, लेकिन सर देखो हर डेफिनेशन सेम नहीं है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ये वाला केस समझ में आया, 2009 में अमेंड करके टीचर को भी एम्प्लॉय के अंदर लाया गया ग्रेचुइटी एक्ट में। क्लियर हो रहा है, बोलो सर। हाँ सर। थैंक यू सर। सर एम्प्लॉयर मतलब in relation to any establishment, factory, mine, oil field, port, railway company, shop belonging to or under this control of central government, CG, SG, a person authority appointed by appropriate government or for the supervision or control of employees, or where no person or authority has been so appointed, the head of the ministry or the department concerned, belonging to or under the control of any local authority, the person appointed by such authority for supervision and control of employees, where no person has been so appointed, the chief executive officer of the local authority। ठीक है, ठीक है, ये सभी को क्या माना जाएगा, एम्प्लॉयर माना जाएगा। इफ any other case, the person who or the authority which has the ultimate control over the affairs of the establishment, जैसे कि फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी और शॉप्स, ठीक है, जिनका अल्टीमेट ऑथोरिटी आता है उनको एम्प्लॉयर माना जाता है। सर इसमें सिंपल जो बाकी लॉ में है वैसा वाला ही बात कहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ के तहत। फैमिली के बारे में बोला है सर, फैमिली, हु इज फैमिली, ठीक है, व्हाट इज फैमिली। Section 2H defines the term family in relation to an employee shall be deemed to consist of, in case of a male employee, himself, male employee खुद, उनके wife, उनके children, whether married or unmarried, his dependent parents and the dependent parents of his wife, dependent parents of his wife and the widow and children of his predeceased son if any। ठीक है, तो ये सारे के सारे को फैमिली मेंबर के हिसाब से रखा गया है। इन केस ऑफ ए फीमेल, अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो उनके लिए क्या बोला है, हर सेल्फ, हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन, वेदर मैरिड और अनमैरिड, हर डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड द डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हर हस्बैंड एंड द विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ हर प्रीडिसीज्ड सन इफ एनी। ठीक है, तो इन सभी को फैमिली मेंबर्स के अंदर रखा जाता है। द एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट वेयर द पर्सनल लॉ ऑफ एन एम्प्लॉय परमिट्स द एडॉप्शन ऑफ हिम ऑफ ए चाइल्ड एनी लॉफुली अडेप्टेड बाय हिम, अगर किसी को मतलब अगर बच्चा खुद का नहीं है अडेप्ट करते हैं, जैसे आजकल एडप्ट कॉन्सेप्ट बहुत चलता है सर, है ना, जब बच्चा नहीं होता है तो लोगों को अडेप्ट करने का एक मौका मिल सकता है। ठीक है, अडेप्टेड बाय हिम शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन हिज फैमिली, तो अडेप्टेड सन इज आल्सो डीम्ड टू बी इनटू दिस फैमिली। ठीक है, and where a child of an employee has been adopted by another person and such adoption is under the personal law of personal making such adoption lawful, such child shall be deemed to be excluded from the family of the employees। मतलब क्या कहना चाहता है, where a child of an employee has been adopted by another person, ठीक है, मतलब उनका सन को किसी और ने अडॉप्ट किया है, मतलब किसी का बच्चा है वो उनको देखभाल नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीजन, तो उनके बच्चे को कोई और ने अडॉप्ट किया है, तो फिर अगर आपका बच्चा को किसी और ने अडॉप्ट किया है तो वो आपके फैमिली मेंबर के अंदर एज पर दिस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आया ना।
आप अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो तो आपका बच्चा उनके फैमिली बन जाएगा अडॉप्टेड बच्चा, बट आपका बच्चा को कोई और अडॉप्ट कर ले तो वो आपका और फैमिली मेंबर के हिसाब से काउंट नहीं होगा। ठीक है, अरे बोलो सर, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। Okay, sir. Rule 5 provides that a notice of provision to subclause 2, clause H of section 2 shall be in form D and send the triplicate of the employee up to the employer, who shall, after recording its receipt on one copy thereof, return the copy of the employee and send the second copy to the controlling authority of the area. सारा details देना पड़ता है. Section 5 subsection 2 provides that an employee may withdraw the notice referred in sub rule 1 by giving another notice in triplicate in form E to employer, who shall follow the same procedure as in sub rule. ठीक है, मतलब अगर कुछ भी विड्रॉल करना है या डिपॉजिट करना है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ बच्चा के बारे में या जो भी फैमिली मेंबर्स के बारे में, ठीक है, तो ये सब मैटर को ट्रिप्लिकेट फॉर्म के थ्रू से आपको करना पड़ेगा। रिटायरमेंट के लिए क्या बोला है, सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू, द टर्म रिटायरमेंट एज टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय अदर देन सुपरएनुएशन। सुपरएनुएशन क्या होता है देख लो, सेक्शन 2 सबसेक्शन आर, सुपरएनुएशन मतलब as relation to an employee, the attainment by the employee of such age as is fixed in the contract or conditions of service, जो contract में बोला हुआ था, as the age on the attainment on which the employee shall vacate the employment, चाहे वो 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, कि जिस एज में आके आपको वैकेंसी करना, वैकेंट करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज द एज ऑफ सुपरएनुएशन। ओके सर, टर्म पहले से ही क्लियर कट बता दिया जाता है, that is called superannuation. Wages क्या है, section 2 subsection A defines the term wages as all emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave in accordance with the terms and conditions of his employment and which are paid or payable to him in cash or includes dearness allowance but does not include any bonus commission। ठीक है, बोनस कमीशन नहीं आएगा, हाउस रेंट अलाउंस नहीं आएगा, ओवर टाइम वेजेस नहीं आएगा, एंड एनी अदर अलाउंस नहीं आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल बेसिक्स और डी आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, ये देख वेजेस के अंदर काउंट किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ दिस एक्ट। कंटिन्यूअस सर्विस, सेक्शन 2A deals with the continuous service. According to this section, an employee shall be said to be in continuous service for a period if he has for that period been in uninterrupted service, including service which may be interrupted on account of sickness, accident leave, absence from duty, without leave, not being absent in respect of which an order treating the absence as break in service has been passed in accordance with the standing orders, rules or regulations governing the employees of the establishment। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सर्विस, उसमें अगर किसी को बुखार हो जाए, कुछ भी स्ट्राइक लॉकआउट भी हो जाए, ठीक है, ले ऑफ हो जाए, ये सभी चीजें देखना पड़ता है, बिकॉज कितना दिन काम करेगा उसके बेसिस में ग्रेचुइटी का अमाउंट भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ले ऑफ, स्ट्राइक और लॉकआउट ऑफ सीजन ऑफ वर्क नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय के फॉल्ट में कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो फिर वो काउंट नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय के फॉल्ट में लॉकआउट, ले ऑफ, स्ट्राइक होता है, वो काउंट हो जाएगा। वेदर सच अनइंटरप्टेड और इंटरप्टेड सर्विस वाज रेंडर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो अगर सर्विस में इंटरप्शन एम्प्लॉय के खुद के कारण से हो तो वो एडिशन नहीं होगा, अगर खुद के कारण से ना हो, ठीक है, तो फिर वो ग्रेचुइटी के अंदर आ जाएगा। मतलब जितना साल ज्यादा होगा उतना सैलरी, मतलब ग्रेचुइटी ज्यादा मिलेगा, बस ये कुछ कॉमन सेंस है ना सर। Where an employee not being an employee employed in a seasonal establishment is not in a continuous service within the meaning of clause for any period of 1 year or 6 months, he shall be deemed to be in continuous service under the employer. Point to be noted. अगर कोई एम्प्लॉय जो क्या बोला सर, नॉट बीइंग एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन ए सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जहां सीजनल लेबर काम करते हैं, is not in a continuous service within the meaning of clause 1 for a period of 1 year or 6 months, मतलब वो लगातार 1 साल या 6 महीने का जो काम ड्यूरेशन है वो काम नहीं किया, he shall be deemed to be the continuous service under the employer for a said period of 1 year if the employee during the period of 12 calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made has actually worked under the employer for not less than 190 days in the case of an employee employed below the ground in mine, अगर वो माइन पे काम करते हैं और पिछले साल 190 दिन के आसपास काम किए हैं इन एन एस्टेब्लिशमेंट which work for less than 6 days a week, एंड अगर माइन छोड़ के, मतलब अंडरग्राउंड नहीं अपर ग्राउंड में काम करते हैं, 240 दिन काम करते हैं, तो उन्हें मतलब कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। ठीक है, तो अगर माइन के नीचे है तो 190 दिन काम करेगा पिछले साल में, तो उसको कंटिन्यूएशन माना जाएगा। अगर अपर में है तो 240 दिन काम करने से उसको कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, तो ये काम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई कहाँ काम करता है, कैसा काम करते हैं, उसके बेसिस में भी इस तरह का रूल्स बना हुआ है।
for the period of 6 months if employee during the period of 6 calendar months preceding the date with reference to which the calculation is to be made has actually worked under the employer for not less than 95 days in the case of employee below the ground in a mine of establishment और 120 दिन दूसरे किसी केस मतलब जो above the mine काम करते हैं मतलब नॉर्मल वर्कर्स के लिए। तो सर ये कुछ कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस के बारे में डिटेल्स है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबलमेंट के बारे में बोला है। So disablement means such disablement as incapability is an employee for the work which he was capable of performing before the accident or disease resulting in such a disablement. Exemption section 5 of the act gives powers to the appropriate government to give exemptions to any establishment from the purview of this act if it is satisfied that employees in such establishment are in receipt of gratuity or pensionary benefits not less favorable than benefits covered under this act. मतलब कहने का मतलब है Section 5 of this act gives powers to the appropriate government to give exemption to any establishment. किसी भी establishment को exemption दे सकते हैं from the purview of this act if it is satisfied that employee in such establishment are in receipt of gratuity or pensionary benefit not less favorable than benefits covered under this act. मतलब जो इस एक्ट में बोला गया है अगर ऐसा ही बेनिफिट अगर आप दे रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चीज में नहीं आएगा तो उनको एग्जाम किया जाएगा जो इस एक्ट के अंदर नहीं है। जो आपको मैं पहले बोला कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रेल वगैरह जैसे कि बहुत सारा माइंस वगैरह बहुत सारा बोला, तो अगर आप इस तरह कोई भी इंडस्ट्री में नहीं हो तो फिर आपको एग्जाम किया जाएगा। तो दैट इज एग्जाम्शंस के बारे में सिंपल बोला है। सिमिलरली नोटिस ऑफ ओपनिंग चेंज क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसके बारे में भी रूल 3 है। Within 30 days of the rules becoming applicable to an establishment, a notice in Form A shall be submitted by the employer to the controlling authority of the area. A notice in Form B shall be submitted by the employer to the controlling authority of the area within 30 days of any change in the name, address, employer or nature of business. Where an employer intends to close down, अगर employer अपना business को बंद करना चाहता है, he shall submit a notice in Form C to the controlling authority of the area at least 60 days before the intent closure. सर ये सब चीजों में ना आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, जैसे रूल 3 में क्या बोला है, कब फॉर्म ए चाहिए, कब फॉर्म बी चाहिए, कब फॉर्म सी चाहिए, दैट इज द कॉम्प्लायंस पार्ट। ओके, मतलब किसमें कौन सा चीज आपको सबमिट करना है इसको आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। इसमें मुझे समझाने लायक कुछ है नहीं, इसलिए मैं समझाने में ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। जहाँ बस रीड करना है बस रीड करके निकल जा रहा हूँ, बिकॉज जहाँ समझाने का जरूरत पड़ेगा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको बस याद रखना है। सर बोझा যাচ্ছে तो अरे जैसे यहाँ पर देखो फिर से डिस्प्ले ऑफ नोटिस, रूल 4 प्रोवाइड्स दैट एम्प्लॉयर शैल डिस्प्ले conspicuously a notice at a near the main entrance of the establishment in bold letters in English and in language understood by the majority of the employees, specifying the name of the officer with the designation authorized by the employer to receive on his behalf notice under the act of the rules. ठीक है, मतलब नोटिस कौन सी भाषा में, गेट के सामने कौन देगा, ठीक है, किस भाषा में देगा, इसके बारे में भी बोला है। और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी के बारे में तो मैं तब से बोले जा रहा हूँ सर। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than 5 years. ठीक है, कम से कम 5 साल। और साथ में 5 साल के साथ साथ ये भी देख लो सर, हमेशा 5 साल नहीं, अगर सुपर एनुएशन हो गया मतलब एज पर कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 साल 4 साल में ही कॉन्ट्रैक्ट कवर था तो भी वो ग्रेचुइटी के अंदर आ सकता है। रिटायरमेंट हो गया, रिजाइन दे दिया, डेथ या डिसेबलमेंट हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट एंड डिजीज, तो 5 साल के कम के टाइम पे भी ग्रेचुइटी के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है ना सर, ये सब मैं बोल दिया। सर क्या ग्रेचुइटी किसी का फॉरफिट हो सकता है? चलो देख लेते हैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 प्रोवाइड दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, ठीक है, सबसेक्शन 1 मतलब फिर भी इसमें बोला हुआ है, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब तोबू, ठीक है, द ग्रेचुइटी ऑफ एन एम्प्लॉई हुज सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर एनी एक्ट, willful omissions or negligence causing any damage or loss और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन पे किसी भी तरह का क्या करते हैं, धमाका मचाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन करते हैं, लॉस कराते हैं, डैमेज कराते हैं, जो एम्प्लॉयर को बिलोंग करता है, ठीक है, तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को नष्ट करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे, ठीक है, तो उनके केस में शैल बी फॉरफिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज और लॉस सो कॉज्ड। सर अगेन कॉमन सेंस आ गया, तो भाई अगर आप एम्प्लॉयर का कुछ भी एसेट तोड़ोगे, तोड़फाड़ करोगे, ठीक है, यूनियन बजी करके, जो भी करके, आजकल बहुत यूनियन बजी चलता है सर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस पे यूनियन बजी
नॉट जस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आजकल तो सर मुझे खराब ये लगता है, ऑर्गेनाइजेशन पे तो फिर भी ठीक है, जरूरी एक कॉन्सेप्ट है। कॉलेज में इतना ज्यादा यूनियन बाजी हो गया, पढ़ाई छोड़ के सब होता है, एडुकेशन छोड़ के कॉलेज में सब कुछ होता है। ये है कॉलेज का हालत। मैं देखता हूँ और मेरे को रोना आता है, बिकॉज सीरियसली चाहे कुछ भी हो जाए, कॉलेज एजुकेशन का जगह है, उसमें यूनियन बाजी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोगों का क्या मानसिकता है सर? कॉलेज में पॉलिटिक्स चाहिए जरूरत से ज्यादा? हाँ सर, प्लीज बोलो। কি রে তথা কলেজে পলিটিক্সটা কি মনে হয় জরুরি? স্যার আমি কি আবার কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা বলে ফেললাম? হ্যাঁ স্যার জরুরি, কিন্তু একটা অথরিটি থাকা উচিত লিমিটে রাখার জন্য। স্যার ওটাকে পলিটিক্সের নাম না দিলে ভালো হয় না? মানে কোনো রাজনীতির রং না দিয়ে যদি করা যায়, একটা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন থাকতে পারে, বাট যেখানে কোনো রাজনীতির রং থাকবে না। হ্যাঁ স্যার রাজনীতি রং ছাড়া হয় না। না, আমি কলেজে তো ওই জন্যই তো বলছি কলেজটাকে রাজনীতির জায়গা বানালে হবে না, ওইটাই তো প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। কারণ স্টুডেন্টরা শুধুই রাজনীতি করছে, পড়াশোনাটা করছে না, দেশটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। বুঝছিস না? এটাই বলছি আমি। তাহলে কি রাজনীতি কেউ করবে না? রাজনীতি করবে। যে রাজনীতি এরকম কিছু কন্ডিশন থাকতে হবে, রাজনীতি করার জন্য একটা আলাদা সেল থাকবে যেখানে রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হবে। স্কুল কলেজে পড়াশোনার ক্ষেত্রটাকে রাজনীতির ক্ষেত্র বানানো জাস্টিফাইবল না, একবার ভেবে দেখিস। এডুকেশন স্যার রাজনীতিটা রাজনীতির জায়গায় থাকলে ঠিক ছিল, মাত্রাতিরিক্ত করে ফেলছে সব জায়গায়, তাই পড়াশোনাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটা কালচারটা খারাপ করে ফেলছি না আমরা, এটাই তো বলতে चाहছি আমি। पढ़ाशोना माने एडुकेशन क्या है? एक इनोवेटिव एरिया है जहाँ पर लोग कुछ सीखेगा, कुछ करेगा। वहाँ पर पॉलिटिक्स डाल के, हाँ इनका मेरिट लिस्ट निकालो, उनका मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट দাও, একে একে ভর্তি নিতে হবে, এই এত এই পরীক্ষাতে এত থেকে পাস করাতে হবে, হোয়াট ইজ দিস? হ্যাঁ স্যার এটা রাজনীতি নয়, এটা রাজনীতির বাইরের অংশ। রাজনীতির বাইরে কোথায় করছে? এগুলো তো রাজনীতির নাম দিয়েই করছে। আমি তো দেখছি স্টুডেন্টদের স্ট্যাটাস স্যার দেখি। রাজনীতির নাম দিয়ে করা, রাজনীতি কোনটা সেটা তো তাদের আগে বোঝা দরকার, এটা সেটাই তো, রাজনীতির মধ্যে পড়ে না। রাজনীতির মধ্যে পড়ে না, কিন্তু এটা কি রাজনীতি? এখন তো রাজনীতি, ভালো রাজনীতি তো কেউ করেই না, এগুলোই তো রাজনীতি করে। তুই বল, ভালো রাজনীতিটা কি কেউ করে আজকের দিনে? মানে সত্যি করে স্যার কথা এটা কটা লোক বলে? ডিপেন্ড করছে আসলে উপরের যারা রয়েছে, মানে বিশেষ করে যারা কলেজের স্টাফরা রয়েছে তারাও এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে স্যার। না হলে এটা হতে পারতো না যদি তারাও এর সঙ্গে যুক্ত না থাকতো। তারা যদি শক্ত হাতে করে তারা সুপ্রিম অথরিটি, কিন্তু তারাও চুপচাপ বসে আছে, তো কিছু করার নেই না। সেটাই সেটাই আমি বলতে চাইছি। আমার মতে ইমিডিয়েট ইফেক্টে এডুকেশন থেকে রাজনীতি কনসেপ্টটাই সরিয়ে দেওয়া উচিত, ইমিডিয়েট ইফেক্টে। কারণ দেশটা রসাতলে চলে যাচ্ছে, কারণ যাই হোক। মানে আমি আর কিছু উপায় দেখতে পাচ্ছি না, কারণ তুই যেটা বলছিস আমি তোর কথা বুঝতে পারছি। স্যার এবার এই ভর্তি বন্ধ করার জন্য, এরকম করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু উনি তখন একটা অনলাইন সিস্টেম চালু করেছিলেন। তো যেবার উনি চালু করলেন সে বছর ওনাকে শিক্ষা মন্ত্রিত্ব থেকেই সরিয়ে দেওয়া হলো। তো এবার কি বলবেন বলুন? আর কিছু বলার নেই আমার, আমার কিচ্ছু বলার নেই, ওটাই তো আমার বক্তব্য। আমি আমি খুব সিंपल বলছি, মানে এটা মানুষ অনেক কিছু বলে, बट আমার मेरा सिंपल कहना है कि भाई एजुकेशन सीखने का जगह है, पढ़ने का जगह। किसी को पॉलिटिकल एजुकेशन लेना है तो कुछ पॉलिटिकल स्पेशल एरिया बनाओ जहां पर पॉलिटिकल एजुकेशन देगा और वही लोग पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर पाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ करो। लेकिन नॉर्मल हर एक एजुकेशन के साथ पॉलिटिक्स जोड़ने का, आई डोंट थिंक, ये टोटली টোটাল কেওস, টোটাল কেওস। আমাদের গ্রামের দিকে, জেলার দিকে যে मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कॉलेज वगैरह है, कितना अच्छा अच्छा कॉलेज है सर। मिदनापुर डे कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज मिदनापुर में, झारग्राम राज कॉलेज। कॉलेज कॉलेज और है नहीं, कॉलेज इज जस्ट पॉलिटिकल ड्रामा एंड स्टूडेंट लोगों का बस, क्या बोलूं, सो कॉल्ड कॉलेज लाइफ, वो भी 2-4 दिनों के लिए, उसके बाद सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा और कुछ होता ही नहीं है। बस करोड़ों का संपत्ति, इतना लोगों का सैलरी, जो जो भी वहां से पढ़ के कुछ भी निकलते हैं वो कोई भी काम करने लायक नहीं है। मतलब अगर
200 में से एक बच्चा भी काम करने लायक हो तो भी समझ में आता है, बट बहुत ही कम, इतना रेयर है। तो इट्स रियली बिग क्वेश्चन मार्क। चलो ठीक है, आप लोग भी समझ रहे हो, मैं भी कर समझ रहा हूँ। अब आगे देखो क्या होता है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 आपको समझ में आ गया कि अगर कोई एम्प्लॉय कॉलेज में तोड़फाड़ करेगा, ठीक है, तो फिर उनको ग्रेचुइटी फॉरफिट कर दिया जाएगा। ग्रेचुइटी पेबल टू एन एम्प्लॉय मे बी फुल्ली और पार्शियली फॉरफिटेड। अच्छा, होली भी हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है। इफ द सर्विस ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर हिज riotous or disorderly conduct or any other act of violence on his part, if the service of such employee have been terminated for any act which constitutes an offence involving moral turpitude, provided that such offence is committed by him in the course of his employment, ठीक है। तो ये सब चीज देखभाल मतलब रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर काफी केसेस बना है सर, ठीक है। चलो ये एक बार देख लो, इंटरेस्टिंग एरिया। Right of receiving the gratuity of employee by the employee is the statutory right. Yes, this is a statutory right. Once it is eligible to receive the gratuity, the employee is entitled to receive the same unless otherwise restricted by the provisions of the law. The court in KSRTC Bangalore versus Deputy Labour Commissioner and the Appellate Authority Bangalore and others 2014, ठीक है, कर्नाटका हाई कोर्ट में held that right to gratuity is a statutory right and cannot be withheld under any circumstances, but for the exception enumerated in section 4 subsection 6 of the act. इन डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, 4 सबसेक्शन 6 मतलब वही, अगर आप किसी भी तरह का गुंडागर्दी या फिर जो भी भांगचूर जो भी करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर वो कतई मतलब बेसिकली रूल्स आप अपने हाथ में नहीं ले सकते, सिंपल बात है ना। आइन है, आइन में कुछ करने का कोशिश करना चाहिए, अपने हाथ में तोड़फाड़ नहीं करना है। DS Nakara versus Union of India 1982 Supreme Court, the Supreme Court held that gratuity is a social welfare measure rendering socio-economic justice by providing economic security in the fall of life when physical and mental powers is ebbing, ठीक है। जब कोई इंसान रिटायर करता है नॉर्मली, उनका एज हो जाता है, उनका फिजिकल मेंटल जो प्रोज है वो कम हो जाता है नॉर्मली, है ना सर। जब कोई इंसान रिटायरमेंट करते हैं तो उनका फिजिकल पावर, मेंटलिटी, मेंटल हालत पहले से काफी कम हो जाते हैं, तो इस चीजों को सप्लीमेंट करने के लिए नॉर्मली ग्रेचुइटी दिया जाता है कोरिस्पॉन्डिंग टू एजिंग प्रोसेस एंड व्हेन वन फॉक्स बैक ऑन सेविंग्स, ठीक है। सच पेमेंट कैन नॉट बी विथहेल्ड अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। कभी भी ये विथहेल्ड नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में, बट अगर कुछ बड़ा रीजन हो जैसे कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 तो हो सकता है। ऐसे बहुत केस बना है। DV Kapoor versus Union of India 1990 Supreme Court of India, it was held that the right to gratuity is also a statutory right. The appellant was not charged with nor was given an opportunity that his gratuity would be withheld as a measure of punishment. No provision of law has been brought to our notice under which the president is empowered to withhold gratuity as well after his retirement as a measure of punishment. Therefore, the order to withhold the gratuity as a measure of penalty is obviously illegal and is devoid of jurisdiction, ठीक है। मतलब आप ग्रेचुइटी रोक नहीं सकते, इसके लिए बहुत सारा केस बना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया कि ग्रेचुइटी फॉरफिचर के बारे में भी आपको नॉलेज मिला। इफ सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर फॉरफिटिंग आइदर पार्शियली और फुल्ली, अ स्पेसिफिक ऑर्डर शैल बी पास्ड बाय द एम्प्लॉयर इन दिस रिगार्ड। फॉर दिस पर्पस द एम्प्लॉयर शैल इशू अ शो कॉज नोटिस to the employee indicating the grounds for forfeiture or gratuity and he shall be given a reasonable opportunity of being heard। भाई आप क्यों ग्रेचुइटी फॉरफिट कर रहे हो, इसके बिहाफ में एम्प्लॉय को भी इक्वल रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दो द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई इन एनी गिवन by the employer and the order of forfeiture shall be passed and intimated to the employee, वो एम्प्लॉय को इंटीमेट किया जाएगा। In Karnataka State Board Transport Corporation Bangalore versus Deputy Labour Commissioner and the Appellate Authority Bangalore, Bangalore में मैक्सिमम केस हुआ है। The court held that having regard to the mandate section 46 subsection 6 of the act, before forfeiting the gratuity amount, the petitioner employer ought to have extended an opportunity of hearing to the employee over the proposal to forfeit the amount of gratuity। प्रॉपर मौका एम्प्लॉय को भी देना चाहिए सुनवाई के लिए कि भाई क्या है, आप भी अपने डिफेंस में कुछ बोल सकते हो तो बोलो। Even otherwise, the statutory provision for forfeiture of gratuity when construed strict, the petitioner corporation was required to prove before controlling authority the extent of damage or loss caused by employee। कितना डैमेज हुआ है नहीं हुआ है बेसिकली प्रूव करो और उसके बेसिस में आप फॉरफिट कर सकते हो। अगर प्रूव नहीं कर पाओगे तो फॉरफिट करना नामुमकिन है। ग्रेचुइटी पे कर सकते हैं, इसके बेसिस में क्या रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार।
Sir, gratuity is calculated on the basis of continuous service rendered by the employee for every completed year of service or part in excess of 6 months at the rate of 15 days wages last drawn. The maximum amount of gratuity allowed under this act is 10 lakh, but अभी 20 लाख हो गया है सर, ठीक है, ये अभी 20 लाख हो चुका है. With effect from 8/4/2010, this has been, मतलब ये एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने 20 लाख का पॉइंट दे दिया, बट ये मैट के अंदर अभी भी है, ठीक है. This has been increased from 3.5 लाख, which was maximum amount payable as gratuity, from 24/1997 to 7/4/2010, ठीक है. मतलब 3.5 लाख था, फिर 10 लाख, 2010 तक तो 3.5 लाख था, फिर 10 लाख किया गया था, फिर अभी 20 लाख कर दिया गया, ठीक है. फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन क्या है, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका. चलो बढ़िया है. सर नॉमिनेशन, क्या ग्रेचुइटी नॉमिनेशन हो सकता है? Section 6 provides for filing nominations for receiving the gratuity after the death of the employee. The following are the points to be noted in respect of nomination. Sir, each employee who has completed 1 year of service shall make nomination in Form A. जिनका 1 साल नौकरी हो जाता है वो फॉर्म F में, ये फॉर्म नंबर आप लोगों को थोड़ा काम के टाइम पे ज्यादा याद रखना है, ठीक है, बिकॉज ये कंप्लायंस का पार्ट है. फॉर्म F में उनको नॉमिनेशन भरना है. He may distribute the amount of gratuity payable to him under this act amongst more than one nominee. अच्छा, more than one nominee को भी दे सकता है. If an employee has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be made in favor of one or more members of his family, and any nomination made by such employee in favor of a person who is not a member of his family shall be void. अगर वो family member नहीं है तो family member बिना किसी और को आप नॉमिनी नहीं कर सकते, तो वो void हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, और Sir, if at the time of making a nomination, the employee has no family, the nomination may be made in favor of any person or person, but if the employee subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith become invalid. अच्छा, आपका अगर फैमिली नहीं है तो नॉमिनेशन भरने के टाइम पे आप किसी को भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको सब्सिक्वेंटली फैमिली हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा पुराना वाला, एंड वो फैमिली को ही जाएगा. एंड द एम्प्लॉय शैल मेक विथ सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर फ्रेश नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ वन और मोर मेंबर ऑफ हिज फैमिली. मतलब ये बेसिकली फैमिली को ही बिलोंग करता है, ठीक है. और फैमिली कौन है, मैं आपको पहले ही डेफिनेशन दे दिया. ये नॉमिनेशन में सब्जेक्ट टू अबव बीन मॉडिफाइड बाय एन एम्प्लॉय एट एनी टाइम after giving to his employer a written notice in such form, in such manner as may be prescribed for his intention to do so. ठीक है, कभी भी दिया जा सकता है एम्प्लॉय को. अच्छा, if a nominee predeceases the employee, the interest of the nominee shall revert to the employee who shall make a fresh nomination in the prescribed form in respect of such interest. Every nomination, fresh nomination or alteration of nomination as the case may be shall be sent by the employee to his employer who shall keep the same in his safe custody. ठीक है, because बहुत ही sentimental matter है सर, ठीक है, बहुत ही सेंटिमेंटल मैटर है, तो सेफ कस्टडी में रखना जरूरी है. सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, in the case of an employee who is already in employment for a year or more or the date of commencement of these rules, ordinarily within 90 days from such date, ठीक है. In case of an employee who complete 1 year of service after the date of commencement of these rules, ordinarily with 30 days of the completion of 1 year of service, ठीक है, वो ये चीज कर सकते हैं. और नॉमिनेशन फॉर्म F में करना है, ये मैं आपको बोल दिया. अच्छा, अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी कैसे डिटरमाइन होगा, ऐसे तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ. सेक्शन 7 प्रेस्क्राइब द प्रोसीड्यूर्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी. As soon as the gratuity becomes payable, the employer shall, whether the employee has made application or not, determine the amount of gratuity. Then he is given notice to the person to whom the gratuity is payable and also the controlling authority specifying the amount of gratuity so determined. The notice shall be in Form L. ठीक है. The employer shall arrange to pay the amount of gratuity within 30 days from the date of its becoming payable to the person to whom it is payable. If it is not paid within the stipulated period of the employer is liable to pay interest at the rate of 10% per annum. 30 दिन के अंदर, जैसे आपने बोला उसके 30 दिन के अंदर आपको करना चाहिए. अगर आप देरी करोगे तो 10% पर annum का इंटरेस्ट लगेगा. If the delayed payment is due to the fault of the employee and employer has obtained permission in writing from the controlling authority for the delay payment on this ground, then no interest payable. मतलब अगर डिले एम्प्लॉय के कारण होगा, बिकॉज एम्प्लॉय की तरफ से अगर कुछ जमा कागज करने में देरी होता है तो फिर इसके कारण एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है. ओके सर. डिस्प्यूट. Sir, section 7 subsection 4 provides that if there is a dispute as the amount of gratuity payable to the employee, the employer shall deposit the gratuity with the controlling authority. The controlling authority shall, after due inquiry and after giving the parties to dispute a reasonable opportunity of being heard, determine the amount of gratuity payable to an employee. If as a result of such inquiry
any amount in excess of the amount deposited by the employer is found to be payable, the controlling authority shall direct the employer to pay such amount as in excess of the amount deposited by him. Then the controlling authority shall pay the amount of the deposit to the applicant where he is the employee. Where the applicant is not the employee, the nominee or heir of the employee, if the controlling authority is satisfied that there is no dispute as to the right of the applicant to receive the amount of the gratuity, तो फिर उसके हिसाब से भी वो देख सकता है. मतलब नॉमिनी भी कर सकता है, एम्प्लॉय खुद भी कर सकता है. डिस्प्यूट होने से सेटलमेंट करने के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ बातचीत करके मैटर को सुलझाया जा सकता है. ठीक है. एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुइटी आप सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के थ्रू से कर सकते हो. ठीक है. ग्रेचुइटी के लिए एप्लीकेशन सर बिलेटेड एप्लीकेशन भी कर सकते हो सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 के तहत. ठीक है. कुछ रूल्स हैं, मस्ट गो थ्रू सर. एक बार नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, आपको नोटिस दिया जाएगा. मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, किस मोड से, कौन से फॉर्म के थ्रू से आप नोटिस लेना चाहते हो. ठीक है. रूल 8 सबसेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट a notice in form L or form M shall be served to the applicant either by personal service after taking receipt or by registered post with acknowledgement due. और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा वो भी यहाँ पर बोला है सर. Rule 9 provides that gratuity payable under this act shall be paid in cash or if so desired by payee in demand draft or bank check to the eligible employee, nominee or legal heir as the case may be. ठीक है. मोड ऑफ पेमेंट के बारे में भी बोला है और स्टेट बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक के थ्रू से नॉर्मली होता है. और क्या बताना चाहिए सर, बोलो. मोटा मोटी जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने आपके साथ डिस्कस किया. हाँ, कुछ प्रॉब्लम होने से कंट्रोलिंग अथॉरिटी के थ्रू से अपील भी हो सकता है. ठीक है. सिविल प्रोसीजर कोड के पार्ट हो जाता है सर. देख लो एक बार. Powers of the controlling authority. For the purpose of conducting an inquiry in the controlling authority shall have the same powers as are vested in a court while trying a suit under the Code of Civil Procedure 1908 in respect of the following matters: enforcing the attendance of any person, examining him on oath. ठीक है. मतलब रेगुलर ऑफिस किया नहीं किया. ठीक है. सब कुछ देखना करेगा ना सर. काम किया तभी तो क्रेडिटर्स दिया जाएगा. Requiring a discovery and production of documents, receiving evidence and affidavits, issuing commission for the examination of witness, सारा चीज देखभाल करने का ऑथोरिटी होता है. जरूरत पड़ने से अपील भी किया जाता है. अगर किसी के साथ ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे साथ धोखा हो रहा है तो अपील करो. एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर, अगर किसी भी अगर हायर अथॉरिटी से किसी भी तरह का ऑर्डर में एग्रीव्ड लगता है, मतलब आपको लगता है कि आपको आपके साथ सही नहीं हो रहा है, तो फिर विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर रेफर एन अपील टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और सच अदर अथॉरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड. ठीक है सर. बस ये अपील के बारे में भी आप यहाँ पर एक बार दे सकते हो. नॉर्मली ये सभी लॉ की तरह सिमिलर कॉन्सेप्ट में बना हुआ है. तो जस्ट मैं आपको इतना बोलूंगा कि एक बार आप गो थ्रू कीजिए, फिर लास्ट में जाके आपको काफी सारा एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन एज वेल एज कुछ आपको मॉडल क्वेश्चंस भी मिलेगा जहां जो जिस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं. ठीक है. तो इतना मैं आपको बस रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मस्ट गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस. ठीक है. पहले आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी कीजिए, कुछ ब्रॉड क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं, आप उसको भी देखिए. ठीक है. अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट क्रिएट होता है, ठीक है, देन आप मुझे पूछिए कि सर मुझे ग्रेचुइटी एक्ट में यहाँ प्रॉब्लम है. मैं मेन पॉइंट कवर कर दिया सर. ठीक है. बाकी अपील वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट हर लॉ की तरह ही है. आप एक बार जरूर गो थ्रू करें. अगर आपको कोई डाउट क्रिएट होता है आप मुझे जरूर पूछिए. ठीक है सर. बोलो सर, क्या आपको पीएफ ग्रेचुइटी एक्ट समझ में आया 1972? प्लीज टेल मी. हाँ सर. ओके संपद, ज्योति, नील तथा नंदिनी বোঝা গেছে গ্র্যাচুইটি অ্যাক্ট? हाँ सर. हाँ यस सर. सर. ठीक है सर. मैं Yes. नोट में शेयर कर देता हूँ. हाँ, आप लोग एक बार नोट को देखो, समरी नोट को पढ़ो, फिर कंप्लीट डिटेल्स नोट्स को पढ़ो, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करो. ठीक है. बस रेडी कर लो ग्रेचुइटी को. ठीक है. इसी तरह से आगे आगे इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ में बाकी जितना भी है मैं कोशिश करता हूँ. मेन जितना सारा लॉ है मैं एक बार बोल दूंगा, आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा. बाकी देखो सारा का सारा लॉ ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर टाइप्स है जो काफी मोनोटोनस भी लगेगा आपको. तो मैं कोशिश करूंगा कि वेराइटीज अलग अलग करने का. बाकी आप लोग खुद से भी कुछ करोगे ना तो आपसे भी हेल्प हो जाएगा. बिकॉज एक ही चीज अगर बार बार एक ही तरह का है वही कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ मस्ट पढ़े सर. ठीक है. अगर आपको लॉ पढ़ने का एक बार आदत हो जाए तो उसको अगर पढ़ना चालू कर दोगे ना तो हर एक लॉ आपको समझ में आएगा. बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ. लॉ पढ़ने का तौर तरीका समझ गया तो फिर आप अच्छा रिजल्ट करोगे सर. लॉ में भी अच्छा एग्जाम मार्क्स होगा.
ठीक है सर, आजकल में टेस्ट चल रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ, तो बाकी सब्जेक्ट का भी मैं टेस्ट धीरे धीरे स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मैं ऑलरेडी सीएस में कुछ सब्जेक्ट का टेस्ट चालू कर दिया, सीए में भी किया, अभी सीएमए का भी मैं ऐसे कुछ टेस्ट चालू करूंगा। स्पेशली मैं शुभश्री, नील, ठीक है, नील का भी जरूरत नहीं है, शुभश्री को बोल दिया। बाकी सीएस वाले का टेस्ट तो चल ही रहा है, मैं धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट का भी टेस्ट चालू স্যার करूंगा। নেক্সট উইকে এক্সাম নেবেন? নেক্সট উইক কোম্পানি লয়ের মধ্যে এই উইকেই একটা কোম্পানি লয়ের টেস্ট নেবো। রবিবারে মানে স্যার? হ্যাঁ, রবিবার। স্যার কোন চ্যাপ্টারটা নেবেন স্যার কোম্পানি ল? কোম্পানি লতে বেসিক্স, তারপরে তোর ওই যে ডেফিনেশনস, ঠিক আছে, ওই পার্টটা পুরো কোম্পানি লর বেসিক্স কনসেপ্টের উপরে নেব। স্যার যদি ওই স্ক্যানার বইটা থেকে ফলো করে পড়ি তাহলে হয়ে যাবে তো? যেখান থেকে ফলো কর, স্ক্যানার ফলো কর, আমি যে নোটস প্রোভাইড করেছি সেটা ফলো কর, যেখান থেকে পারবি ফলো কর, ইনস্টিটিউটের ম্যাট ফলো কর। পরীক্ষা নেব মানে পরীক্ষা নেব, এবারে যেখান থেকে পারবি। কালকে স্যার এক্সাম দিচ্ছিলাম, দিয়ে একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার লিখেছি, তারপর শরীরটা খারাপ হলো, মাথা ঘুরছিল, আর দিতে পারলাম না কিছু। তোর তো বাহানা অলওয়েজ রেডি আছে, আমি জানি তো। স্যার কালকে ওই 3টে কোশ্চেন ছেড়ে দিয়েছিলাম স্যার, ওই চ্যাপ্টারটা যেহেতু পড়া হয়নি তো স্যার তাই জন্য আর লিখিনি। ঠিক আছে, ঠিক আছে তাহলে স্যার বই লেখা হয়ে যখন যেত। পড়া চ্যাপ্টারে যখন পরীক্ষা নেব তখন ঠিক করে উত্তর দিবি। ঠিক আছে। কোম্পানির মেম্বার কোম্পানি সেই এক ওইগুলো তো? হ্যাঁ, বেসিক্স, यस। ফার্স্টে বলছি। ঠিক আছে। ओके, ठीक है सर, चलो फिर बाय। বাই স্যার। ओके, टाटा। Bye, sir. বাই স্যার। Bye. बाय सर, बाय। Bye, sir. রাখছি স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে।